तो बच्चों, आज हम एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे 10th में। वो पार्ट इकोनॉमिक्स से होगा, पहला चैप्टर, और वो डेवलपमेंट यानी विकास। तो विकास की अवधारणा मानव के लिए बहुत प्राचीन काल से ही जुड़ा हुआ है, और आपको इसके पहले हमने बताया था कि मानव जब से अस्तित्व में आया तब से विकास ही कर रहा है। वहाँ से शुरू हुआ विकास का क्रम और आज वर्तमान समय तक चल रहा है। लेकिन ये विकास लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। और दूसरी पॉइंट जो है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास होता है वह जरूरी नहीं होता है कि वो दूसरों के लिए भी हो, और वह विकास दूसरे व्यक्ति के लिए विकास ना हो करके विनाशकारी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई डैम बनाया जा रहा हो या कोई सड़क बनाई जा रही हो, तो सड़क बनाई जाएगी, वो सबके लिए विकास का मार्ग होगा, साधन होगा। लेकिन जिनकी जमीनें चली जाएंगी उनके लिए वो विकास नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ इस चैप्टर में विकास की अवधारणा को एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। यहाँ ग्राफ हमने आपको बताया है, और अपने देश से समझेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसमें 3 स्टेट का एग्जाम्पल लिया गया है, हरियाणा का, केरल का और बिहार का। तो यहाँ हम तुलना करेंगे कि विकास की गति या विकास का स्तर कैसा है तीनों राज्यों में, जिसमें कुछ टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं जिस पर चर्चा किया जाएगा। पहला है प्रति व्यक्ति आय। अब यहाँ देखेंगे हरियाणा की जो पर कैपिटल इनकम है यानी प्रति व्यक्ति आय है वो 1,62,034 रुपया है। केरला की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,40,190 है, और बिहार की सबसे कम 31,454 रुपया है। लेकिन इन सब के बावजूद अगले स्टेप पर जब हम आते हैं, जो तीनों स्टेटों में बच्चों के मृत्यु दर पर आते हैं, क्योंकि विकास की अवधारणा के अंतर्गत मानव जीवन के हर पहलू पर विचार किया जाता है। तो उसमें आते हैं शिशु मृत्यु दर पर। हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन वहाँ 1,000 पर 33 बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 साल के अंदर ही मर जाते हैं, यानी वो अपने पहले बर्थडे का भी केक नहीं काट पाते। केरला में केवल 10 होता है और बिहार में ये बढ़ करके 38 हो जाता है। अब आप सोचोगे कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ बच्चों की मृत्यु दर भी उसी के अनुरूप है, जबकि उसकी तुलना में केरल में प्रति व्यक्ति आय हरियाणा से कम है, लेकिन वहाँ बच्चों की मृत्यु दर कम है। के पीछे क्या कारण हो सकता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगला है एजुकेशन स्टेप स्तर, साक्षरता दर। हरियाणा में 82% है, केरल में 94% है और बिहार में 62% है। यानी प्रति व्यक्ति आय हरियाणा से कम होते हुए भी केरल में पढ़े लिखों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और इसके साथ साथ 14 से 15 वर्ष की आयु के जो बच्चे यानी मिडिल पास पढ़ाई करने के बाद में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बंद हो जाती है, उनमें भी हरियाणा का 61% है, यानी और केरल में 83%। सारी ये साक्षरता दर है।
यानी कि साक्षरता दर है, यानी कि जो बच्चे 14 से 15 वर्ष की उम्र के बाद स्कूल जा पाते हैं, तो वो हरियाणा में केवल 61% है, केरल में 83% है और बिहार में 43%। यानी कि 61% के बाद जो बच्चे होते हैं वो जूनियर के बाद में स्कूल नहीं जा पाते। तो इस तरह से ये आंकड़े दिखाए गए हैं, इस पर हम चर्चा। तो ये स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लेंगे, जैसे पैसे वालों की बात चलेगी तो अपने देश में अंबानी, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो कितनी भी महंगी कार क्यों ना खरीद लें, उनको बम्बई की सड़कों या बम्बई में जो जाम लगता है उस जाम का सामना करना पड़ेगा, और जो गड्ढेदार सड़कें हैं उन गड्ढों से भी उनकी गाड़ी गुजरनी पड़ेगी या पास होनी पड़ेगी। स्ट्रांग व्यक्ति की बात ले लीजिए, अपने देश के प्रधानमंत्री को ले लीजिए। जब वो दिल्ली में रहेंगे तो उनको दिल्ली के पॉल्यूशन का सामना उनको भी करना पड़ेगा, और इन समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का समाधान, सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब पूरे समाज को एक साथ एकजुट होकर के इन समस्याओं के समाधान के लिए आगे आना होगा। अब हम ये देखेंगे कि केरला की प्रति व्यक्ति आय हरियाणा से कम होने के बाद भी हरियाणा के लोगों से हर मामले में उनका स्तर अच्छा है। तो उसके पीछे वजह है, केरल में बहुत सारे क्लिनिक और हॉस्पिटल हैं और इनके होने की वजह से वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। यानी किसी की अगर तबीयत खराब होती है तो तुरंत ट्रीटमेंट उनको मिल जाता है, उपचार मिल जाता है, जबकि उनकी तुलना में, केरल की तुलना में हरियाणा और बिहार में ये सुविधा उतनी डेवलप नहीं हो पाई। सेकंड जो पॉइंट है, सबको अच्छी गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध हो जाता है, यानी जो सरकार के द्वारा भी जो सिस्टम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, वो भी अच्छे ढंग से वहाँ काम करता है। यानी पोषण युक्त सबको भोजन वहाँ उपलब्ध होता है, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनको बीमारी भी बहुत कम हो जाती है। दूसरी अगली पॉइंट जो है वो है, वहाँ हर जगह स्कूल उपलब्ध हैं और ऐसे स्कूल उपलब्ध हैं, हर क्वालिटी के स्कूल उपलब्ध हैं, जिससे वहाँ के लोगों का एजुकेशन का स्तर भी बहुत ज़्यादा होता है। और यही कारण होते हैं कि वहाँ के, यही सब कारण है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है। अब आगे हम बात करते हैं BMI पर, यानी बॉडी मास इंडेक्स पर, और इसका तात्पर्य होता है किसी भी व्यक्ति के वजन से होता है, बच्चे के वजन से होता है। तो इसका एक BMI निकालने का एक फार्मूला है और वो है BMI इक्वल टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। अब देखिए, वजन केजी में होना चाहिए और ऊंचाई मीटर में होना चाहिए। किसी भी बच्चे का जब हम निकालते हैं तो उस बच्चे का वजन अगर 18.5 केजी आया तो ये समझ लीजिए कि वो कुपोषण का शिकार है। मतलब 15 से 18 वर्ष, 15 वर्ष के नीचे के बच्चों की चर्चा है इसमें। या छोटे बच्चों का कह लीजिए, तो अगर 18.5 केजी आता है तो समझ लीजिए वो कुपोषण का शिकार है, और 25 से ज़्यादा अगर आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि गरीब लोगों का सारा खाना वही खा रहा है। और अगर 18.5 और 25 के बीच में आता है तो ये मान लेना चाहिए कि वो बच्चा स्वस्थ है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे HDI पर, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक पर। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संस्था है
और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मानव से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करती हैं, जिनमें आपको मिलेगा सबसे पहला है जीवन प्रत्याशा। और जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन की अनुमानित अवधि होती है, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच तक का जो अवधि होता है वो होता है जीवन प्रत्याशा। और भारत में HDI की जो रैंक है वो है 130, जबकि श्रीलंका की है 188। तो आपको बताएं कि भारत की जो HDI है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक है पूरे वर्ल्ड के 188 देशों में वो 188 है। सारी जो देश हैं जिनकी सर्वे किया गया वो 189 हैं। उनमें श्रीलंका की जो रैंक है वो 188 है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरीके से भारत की तुलना में श्रीलंका की HDI जो रैंक है वो अधिक है या भारत से बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके पीछे जो वजह है वो है भारत की तुलना में श्रीलंका के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। अब आगे हम विचार करते हैं कि विकास के विषय पर। तो विकास कैसा होना चाहिए या किस तरह से होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, और पर्यावरण का नुकसान होगा, हरासमेंट होगा तो सभी लोगों का नुकसान होगा। और इसके लिए आप लोग इसके पहले आप लोगों को 2 रिसोर्सेज के विषय में मालूम होगा, एक रिन्यूएबल रिसोर्स और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के विषय में आपको पता पहले से है, लेकिन विकास के चक्कर में आज वर्तमान समय में हम लोग इस विषय में ध्यान ही नहीं दे पाते और ज़्यादा मात्रा में अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। रिजल्ट जैसे क्रूड ऑयल और रिजल्ट यानी क्रूड ऑयल यानी खनिज तेल का उपयोग हम इसी गति से अगर करते रहे तो आने वाले कुछ वर्षों में या ये समाप्त हो जाएंगे और आने वाली हमारी पीढ़ी को ये भी नहीं पता होगा कि पेट्रोल पंप नाम की कोई चीज़ भारत में हुआ करती थी। और इसी का परिणाम है कि हमारे देश की जो जीवन प्रत्याशा है वो भी धीरे धीरे घट रही है या घट गई है। तो इसके लिए हमको जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत सोच समझ करके और सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके विषय में चर्चा चलाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को हमने बताया विकास की अवधारणा के विषय में, और 3 स्टेट यानी हरियाणा और केरल और बिहार की तुलना किया गया, जिसमें प्रति व्यक्ति आय, बच्चों का जो मृत्यु दर है, एजुकेशन यानी साक्षरता दर पर, और 14 से 15 आयु के ऐसे बच्चे जो स्कूल, ऊपर के ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं। इसके बाद में BMI पर चर्चा किया गया और फिर आगे HDI पर भी चर्चा किया गया। ये जितनी भी चर्चा की गई, इसमें अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, तो आप कमेंट में पूछिएगा। पॉइंट को लेकर के पूछिएगा कि इस पॉइंट में समस्या ये समझ में नहीं आया है। थैंक यू।